नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री योगी नवनिर्मित प्रेक्षागृह पहुंचे। थोड़ी देर में गुरु योगी प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और बताते चले, सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। करीब 1300 लोगों की क्षमता का प्रेक्षागृह बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, मीडिया सेंटर, अन्य सुविधाएं दी गई हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। करीब 1300 लोगों के लिए बनाया गया है प्रेक्षागृह। बस जानकारी ये मिल रही है कि 1300 लोगों की जो है वहां पर बैठने की सुविधा, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, मीडिया सेंटर बनाया गया और उसी के साथ अन्य सुविधाएं भी इसमें जोड़ी गई हैं ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी नवनिर्मित प्रेक्षागृह पहुंचे और उसी के साथ थोड़ी ही देर में गुरु योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया जाएगा। ज्यादा अपडेट लेंगे अमित से, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां, और क्योंकि माना जा रहा है कि पूरी सुविधाएं इस प्रेक्षागृह में है, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जरा पूरा अपडेट। मैं आपको बता दूं कि ये जो सांस्कृतिक केंद्र है तकरीबन 24 साल बाद गोरखपुर शहर को मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके सांसद हुआ करते थे तो गोरखपुर में एक अदद प्रेक्षागृह के लिए लगातार सदन से लेकर के सड़कों तक ये लड़ाइयां लड़ा करते थे। लेकिन आज गोरखपुर शहर के रंगकर्मियों को एक प्रेक्षागृह मिला जिसकी वजह से ये ज्यादा खुश हैं। तकरीबन 49 करोड़ से भी ज्यादा की लागत है ये बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह, जो कि गोरखपुर ही नहीं ये पूरे पूर्वांचल का जो केंद्र है उसके लिए एक जो ये प्रेक्षागृह मिला हुआ है, जिसमें मीडिया सेंटर भी है, लघु प्रेक्षागृह भी है, सभागार भी है। तमाम ऐसी चीजें हैं इस प्रेक्षागृह में जो कि एक बड़े शहरों में होता है। और साथ ही साथ ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर को तमाम वो योजनाएं और तमाम वो सौगात दे रहे हैं जो कि एक समय और पूर्ववर्ती सरकारों में लंबित रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर को कलाकारों के एक बहुत ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर से एक और जानकारी। मिशन किसान कल्याण कार्यक्रम, किसान सम्मेलन, गोष्ठी प्रदर्शनी का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थी को प्रमाण पत्र दिए। हमारी नीतियां किसानों के लिए है हमेशा से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कृषक दुर्घटना बीमा योजना बनाई गई है। किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ा जाएगा। किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। उसी के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती से लाखों का मुनाफा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी बातें कही है। किसानों को आसान किस्तों में कर्ज दिया जाएगा, ये तक साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने। और उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हम किसानों के साथ हैं और हमारी हर नीतियों में किसानों के लिए काम किया जा रहा है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना बनाई जा रही है। उसी के साथ किसानों के लिए क्या लाभ होगा उसको लेकर लगातार तमाम बातों को लेकर जो है किसानों को ना डरने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही। हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों की को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। आजादी के बाद पहली बार वास्तव में किसान देश की राजनीति के एजेंडे के हिस्से बने। गांव के विकास के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिला और नौजवानों के हितों के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई
और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर एमएसपी के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को एमएसपी का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो, या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो। एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी और पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, न मृदा परीक्षण का कार्य किया, न कोई उनके लिए फसल बीमा की सुरक्षा की योजना लाई गई, न कोई किसानों के लिए कृषि सिंचाई की योजना उनके समय में आई थी, न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके समय में आ पाई थी, न किसानों के कर्ज ही माफ हो पाए थे, न एफपीओज की बात उन्होंने की, हर खेत को पानी देने की बात भी कभी नहीं की। लेकिन उस सब के बावजूद वे चंद लोगों के इशारे पर किसान भाइयों के हितों के लिए चलाई जाने इन योजनाओं में कैसे बाधा पैदा की जाए, आज इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 442 नए केसेस सामने आए हैं। लखनऊ में 115 नए कोरोना केसेस मिले हैं। राजधानी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया। देखिए, पहले से ही गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर से अब कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ये राजधानी में अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको बताते चले, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 442 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 115 केसेस सिर्फ लखनऊ में है। राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 422 केसेस सामने आए हैं। 115 नए कोरोना के केसेस लखनऊ में मिले हैं। तो लगातार इसी के साथ तमाम दूसरी जगहों पर भी कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। लखनऊ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे लालचंद से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। लालचंद, जानकारी मिल रही है कि जो राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना के आंकड़े हैं, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया। जरा पूरा अपडेट इस पर।
जी बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में जो कोविड-19 का संक्रमण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखने को मिला कि 24 घंटे के अंदर जहां 442 जो है कोविड-19 के आंकड़े पहुंच गए हैं, तो वह राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में 115 जो है आंकड़े पहुंच गए कोविड-19 के। तो 24 घंटे में इस तरीके से देखने को मिला कि 24 घंटे में इस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। इसको लेकर पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और जो शासन है, दोनों मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो लखनऊ के जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है, उन्होंने भी कहा कि हमारी पुलिस जो है पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है, लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रहा है। और साथ में ये भी देखने को मिला कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी लोगों को जागरूक कर रही है और साथ में जो जांच है वो भी अच्छे से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से होली का त्योहार है, पंचायत चुनाव है, ऐसे में लोगों को भीड़ बढ़ सकती है। उसको ध्यान में देखते हुए जो है बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे चेकिंग जो है जांच शुरू कर दी गई है, ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके और जिससे कि कोविड-19 को हराया जा सके। फिर से वही अपील की गई है कि जिससे कि पहले लॉकडाउन में की गई थी, जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ था, अब वही अपील फिर से की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं और जो प्रतिष्ठान है, जो कार्यालय है, जहाँ पर जरूरी है वहां पर जरूर जो है थर्मल स्कैनिंग हो, मास्क लगाया जाए। साथ में ये भी देखने को मिला जिस तरीके से जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हुआ है, ऐसे में जो दुकानदार हैं, जहाँ पे भीड़ लग रही है, जहाँ पे प्रतिष्ठान में भीड़ लग रही है, वहां पर लापरवाही बरतने पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, 542 लोगों को नोटिस चस्पा की गई है जो लापरवाही कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कड़ाई से ही इसको जो है पालन करना होगा। अगर नहीं पालन करते हैं तो कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। जी ठीक है लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए गोंडा से जानकारी आपको देते चले। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने का मामला सामने आया है। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। ये बड़ी जानकारी गोंडा से मिल रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लग गई। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में दमकल की 4 गाड़ियां लगी। सिलेंडर ब्लास्ट से 3 दुकानों की छत उड़ने की जानकारी, दुकानों की शटर काटकर आग बुझाई गई। 2 घंटे आदमपुर में अफरा तफरी का माहौल रहा। उसी के साथ आपको बताते चले उमरी बेलसर रोड का आवागमन बंद हुआ। ये लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं और जानकारी मिल रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है। आग लगने का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। हालांकि इस तरह की स्थिति हो गई थी कि दुकान का शटर काटना पड़ा और उसके बाद आग को बुझाया गया। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत दमकल विभाग को करनी पड़ी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि आग लगने की वजह से 3 दुकानों की छत उड़ गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। राशिद, गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है, जरा पूरा अपडेट इस मामले पर। जी अर्चना, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो सिलेंडर का गोदाम था उसके जस्ट बगल में एक साइकिल पंचर की दुकान थी, जहां पे छोटे सिलेंडरों में जो 5 केजी के आते हैं उसमें कुछ रिफिलिंग करने का मामला आया था, जिस कारण ये आग लगी। और आग इस तरह से भयावह होती चली गई कि एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होता चला गया, जिसमें उसके अगल बगल के 3 दुकानें थी वो काफी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये जिस तरह से ये एक बड़ा मतलब एक के बाद एक 12 सिलेंडर लगे हैं, इससे पूरे इलाके में एक हड़कंप मच गया और लोगों में एक दहशत बन गया। और वहीं जब सूचना मिली, मौके पे डीएम और एसपी पहुंचे हैं और डीएम ने इस पे कहा भी है और इसकी जांच भी होगी और इस पे कार्रवाई भी करने के आदेश दिए हैं। ठीक है राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बलरामपुर से जानकारी आपको देते चले। भुलभुलिया गांव में भीषण आग की जानकारी मिल रही है। अग्निकांड में 50 घर जलकर राख हो गई। ये बड़ा अपडेट बलरामपुर से मिल रहा है, जहां पर भुलभुलिया गांव में आग लगने की वजह से 50 घर जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। देखिए बड़ी जानकारी बलरामपुर से मिल रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और आग की जद में 50 घर आ गए, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि क्या कारण आग लगने के रहे, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आग लगने से काफी नुकसान हो गया। 50 घर आग की जद में आ गए। 50 घर
आग के कारण जल गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। बुलबुलिया गांव में ये भीषण आग लगी। आग का तांडव देखने को मिला। अग्निकांड में 50 घर जलकर राख हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी दमकल विभाग को मिली, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। अब क्या इसके कारण रखे हैं उसको जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे आग लगी है, इसके पीछे का क्या कारण है। अग्निकांड में 50 घर जलकर राख हो गई, ये भी जानकारी लगातार आपको दे रखे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और उसी के साथ मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और घटनाक्रम का मुआयना किया गया कि आखिर कैसे ये भीषण आग लगी है। और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। काफी नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, 50 घर आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गए। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। अग्निकांड में 50 घर जलकर राख हो गए। ज्यादा जानकारी लेंगे वैभव त्रिपाठी हमारे संवाददाता से फोन लाइन पर हमारे साथ। वैभव, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, आग लगने की वजह से 50 घर जल गए। क्या वजह रखी, कोई कारण अभी तक पता चल पाया क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे। अज्ञात कारणों से लगी आग से 40 घर जलकर खाक हो गए हैं और सुबह सुबह मौके पर डीएम हुआ, एसपी ने पहुंच के जायजा भी लिया है। ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अलीगढ़ की लाल मस्जिद के रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने अपनी 3 बेटियों के साथ टप्पल के उनसे ससुराल वालों पर मारपीट, दहेज और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज करवाया। जब स्थानीय पुलिस ने कुछ नहीं किया तो सभी पीड़ित एसएसपी दफ्तर पहुंचे, जहां एफआईआर दर्ज करा ली गई है। हालांकि इन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ के पीड़ित पिता का कहना है कि उसकी 3 बेटियों की शादी टप्पल में एक ही परिवार में हुई। 2 बेटियों को बेटी होने पर और तीसरे को बच्चा नहीं होने पर परेशान किया जा रहा है। उनके चेहरे और शरीर पर यातना दिए जाने के सबूत भरे पड़े हैं। उनसे 4 लाख रुपए दहेज भी मांगे जा रहे हैं। कभी कार तो कभी मोटरसाइकिल मांगी जाती है। नहीं मिलने पर तकलीफ देने के लिए लड़कियों की गर्दन तक को आग से दागा गया है। मेरी 3 बेटियों की शादी मैंने टप्पल करी थी और टप्पल करने के बाद ऐसा है कि उन्होंने जो मतलब कहने का कर ली। उसके बाद जब से मेरी मतलब कहने का थोड़ी बहुत दहेज के पीछे करते रहे, वो डिमांड मैं पूरी ना कर पाया। फिर उनके बाद लड़कियां हो गई उनके पास 2, तो उनका और अत्याचार बढ़ गया और हम मारेंगे उन्हें और जाते और इतनी मारते हैं और 4 लाख रुपए की डिमांड ले रहे हैं और गाड़ियाँ मांग रही हैं। मैं कहाँ से ला के दूँ? मेरा काम भी कुछ है नहीं, तो कहाँ से ला के दूँ? कौन है, किसके साथ में शादी करी, क्या नाम है वो है शाकिर, एक है आकिल और एक है क्या नाम है शकील। ये तीनों के साथ मैंने शादी करी थी टप्पल, जिसका मोहल्ला काजीपाड़ा और कुमार वाली गली। लड़कियों का कहना है कि 1 साल तक निकाह के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में दहेज की मांग होने लगी और पैसे नहीं मिलने पर मारपीट। 8 साल हो गए हमारी शादी को। 4 साल से 1 साल तो हम सही रहे, उसके बावजूद इन लोगों ने बहुत टॉर्चर करा और हमसे गाड़ियों की डिमांड रखते हैं। और जब से लड़कियां पैदा हुई हैं मुझ पर कोई औलाद नहीं है। जब से 2 बेटियां हुई हैं तब से ज़्यादा बहुत टॉर्चर परेशान करने का, बेटी ही बेटी होती हैं। मारुति कभी तो बुलेटों की डिमांड रखते हैं, कभी कार की डिमांड रखते हैं। मैंने बहुत जिंदगी ऐसा बना रखी है। सास ने, ससुर ने, नंद ने। थाने जाओगे तो छोड़ देंगे। आपकी जो बेटियां हुई हैं वो किन की बेटियां हैं? वो हमारे शोहरों की हैं। आपकी बेटी आपकी बेटी है, आकिल की बेटी है और शकील की। शाकिल का भी कोई औलाद नहीं है, मुझे भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो सास ने और नंद ने लाते मारी इसके पेट में, मार के मिसकैरेज हो गया बच्चा। फांसी लगाने की कोशिश की गई है। हमारी तीनों बहनों को मारा है। ससुर ने मारा, ससुर ने, सास ने, किसी नंद ने, देवर ने, आकिल, शकील, साकिल। हम आए हैं एसएसपी के साथ अलीगढ़ में। किस तरीके का आश्वासन मिला आपसे? क्या बोले साहब? उन्होंने ये कहा था एफआईआर तुम्हारी दर्ज हो गई है टप्पल थाने में, आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्या आपको इस वजह से पीटा जाता है? पुलिस के पास जाते हैं वहाँ पे। आज हमारी 3 दिन से कोई सुनवाई नहीं हुई। 18 तारीख का वाकया है।
पुलिस के पास जाते हैं तो उन्होंने पैसा भर दिया है। क्या आपको इस वजह से पीटा जाता है कि बेटी हो गई है? इस वजह से पीटा जाता है कि बेटियां हो रही है, सास ये दहेज मांगते हैं। जब स्थानीय पुलिस ने पिता और बेटियों की कोई मदद नहीं की तो उन्होंने एसएसपी कार्यालय में गुहार लगाई है। टप्पल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना टप्पल क्षेत्र में शमसुद्दीन नामक व्यक्ति के तहरीर के मुताबिक एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी 3 पुत्रियां जो थाना टप्पल क्षेत्र के अंतर्गत एक ही परिवार में ब्याही गई थी, उनके साथ मारपीट हुई है। तो उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 118/21 पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न धाराएं हैं, जिसमें दहेज की और साथ में मारपीट की धाराएं हैं। के बच्चे के लड़कियां होती थी, इस चीज को लेकर सब लोग टॉर्चर करते थे। तो इस तरीके का भी आरोप है महिलाओं का कि बेटी होने की वजह से मारपीट करा करते थे ससुराल। इस बात पे जांच की जा रही है। मामला तो दर्ज हो गया है, मगर पीड़ित परिवार तुरंत कार्रवाई की आस लगाए बैठा है। उम्मीद है ऐसे मामलों में पुलिस मानवता के आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर लड़कियों के ससुराल वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। संदीप शर्मा, अलीगढ़, हिंदी खबर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। आगरा से जानकारी आपको देते चलें। आगरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और इनोवा कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। हादसे से बनी जाम की स्थिति, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। ये बड़ा अपडेट आगरा से आपको दे रखे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और इनोवा के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से जाम लग गया, जाम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जो लोगों को चोटें लगी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और हालांकि आपको ये भी बताते चले कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर भारी जाम भी लग गया था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनाक्रम पर पहुंची, घटना का मुआयना किया गया। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ मनीष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। मनीष, जानकारी मिल रही है ट्रैक्टर ट्रॉली और इनोवा के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, कितने लोग थे, कितने लोगों को चोटें आई, किस तरह की स्थिति, जरा पूरा अपडेट इस पर। जी आपको बताऊं, ये थाना फतोह सीकरी के 13 मोरी बांध एक जगह पड़ती है। एक्सीडेंट के लिहाज से ये ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर महिला पुरुष जा रहे थे, ये खेतों में खड़ी हुई इनको फसल काटनी थी। उसी दरमियान तेज रफ्तार से इनोवा गाड़ी आती है और वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो पुरुष और महिलाएं बैठी हुई थे उससे जाके टकरा जाती है। अब इस बात से अंदाज लगा सकते हैं टक्कर इतनी भीषण थी कि महिलाएं जो पुरुष ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर बैठे हुए थे वो उछलकर दूर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे मामले में जैसे ये घटना होती है, चूंकि ये जो रूट है ये आगरा जयपुर हाईवे कहलाता है, 13 मोदी बांध के पास पड़ता है। दोनों तरफ से ट्रैफिक का लंबा जाम लग जाता है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाती है और जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि चूंकि इनोवा गाड़ी थी वो तेज चल रही थी और अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली उनके सामने आ गई, जिससे कि ड्राइवर था वो नियंत्रण नहीं रख पाया और उससे जाके टकरा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में 10 से 15 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी को कहना यह है कि उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है और उसके आगे भी जो डॉक्टर्स है वो अपडेट देने की बात कर रहे हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।